नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग MHD 5 साहित्य सिद्धांत और समालोचना के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लॉन्जाइनस के आलोचना सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी अवधारणा, इस विषय पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पिछले 5 प्रश्न पत्रों में देखा जाए तो 3 बार ऐसे प्रश्न लॉन्जाइनस से पूछे गए हैं, तो ज़्यादातर संभावना है कि इस बार भी यहाँ से प्रश्न बन ही जाए। इसी को देखते हुए इस पर चर्चा करने हम चल रहे हैं। टॉपिक है लॉन्जाइनस की आलोचना सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए या फिर लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं का परिचय दीजिए। तो इस पर एक कंप्लीट चर्चा करेंगे, किस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं उसको देख। लॉन्जाइनस ने उदात्त की परिभाषा नहीं दी है। अगर बात करें तो इस पर उन्होंने कोई परिभाषा नहीं दी, उसे एक स्वतः स्पष्ट तथ्य मानकर छोड़ दिया है। उनका मत है कि उदात्तता साहित्य के सब गुणों में महान है, यानी कि जो उदात्तता है वो साहित्य के सभी गुणों में महान है। यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के बावजूद, यानी छोटी छोटी गलतियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। उसकी दृष्टि व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की थी। अतः उसने जहां एक और उदात्त के बहिरंग तत्वों की चर्चा की, वहां उसके अतरंग तत्वों की ओर भी संकेत किया। यानी कि लॉन्जाइनस ने पहली चीज तो उदात्त की कोई परिभाषा नहीं दी, उसे एक स्वतः स्पष्ट तथ्य माना है और उसे साहित्य के सब गुणों में महान बताया है। और इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने अतरंग तथा बहिरंग तत्वों की बात की है, जिसमें कुल 5 तत्व हैं। महान अवधारणाओं की क्षमता या विषय की गरिमा, ये पहला हो गया। दूसरा है भावावेश की तीव्रता। तीसरा है समुचित अलंकार योजना। चौथा है उत्कृष्ट भाषा तथा पांचवा है गरिमामय रचना विधान। और इसमें हम देखते हैं जो पहले 2 हैं, महान धारणाओं की क्षमता और भावावेश की तीव्रता, ये जो हैं जन्मजात हैं, अतः उसके अतरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अंतरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं कि क्योंकि ये जन्मजात होते हैं। और शेष 3 कलागत हैं और बहिरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसे सीखा जा सकता है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन तत्वों का भी उल्लेख किया जो औदात्त के विरोधी हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जैसे उदात्त, औदात्त, इन सबको याद रखना है। उदात्त, औदात्त 2 शब्द आए हैं। इस प्रकार उनके उदात्त के स्वरूप विवेचन को 3 पक्ष हो जाते हैं। कौन कौन से अभी हम देखते हैं तो अंतरंग, बहिरंग और विरोधी। अंतरंग तत्व, बहिरंग तत्व और विरोधी तत्व। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ जो बात की, इतनी बात की कि लॉन्जाइनस ने उदात्त की कोई परिभाषा नहीं दी, इसे साहित्य के सब गुणों में महान बताया है। ठीक है, और उन्होंने तत्वों की बात की और ये तत्व 5 हैं जिन पर हमने चर्चा की। इसमें पहले 2 अंतरंग हैं यानी जन्मजात हैं, बाकी 3 बहिरंग हैं यानी कि कलागत हैं। इतनी बात अभी तक हमने की। इसके बाद हमने देखा कि उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष हैं लॉन्जाइनस के यहाँ, जहाँ अंतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व है और विरोधी तत्व है। सब पर बात करेंगे। बढ़ते हैं, अंतरंग तत्व की बात करते हैं। तो इसमें उदात्त विचार या विषय की गरिमा, क्या उदात्त विचार या विषय की गरिमा की बात करेंगे। उनके अनुसार उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती जिसमें महान धारणाओं की क्षमता नहीं है। क्या बोलते हैं कि उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती जिसमें महान धारणाओं की क्षमता नहीं है। कवि को महान बनने के लिए अपनी आत्मा में उदात्त विचारों का पोषण करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, यह संभव नहीं है कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्यों और विचारों में ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं अमर रचना कर सके। यानी कि जिसके विचार छोटे हैं, छोटा सोचता है, क्षुद्र है, वो कभी भी कोई अमर रचना नहीं कर सकता। महान शब्द उन्हीं के मुख से निश्रित होते हैं, यानी कि निकलते हैं जिनके विचार गंभीर और गहन हो। महान शब्दों की रचना वही कर सकते हैं, महान शब्द विधान वही कर सकते हैं जिनके जो विचार हैं वो उत्कृष्ट हैं। अरस्तु ने विषय को स्वतः साध्य माना है
लॉन्जाइनस उसे साधन मानते हैं। क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। विषय क्या है लॉन्जाइनस के यहाँ? वो साधन है, साध्य नहीं है। उनका मत है कि विषय के महत्व से काव्य में आनंद अतिरेक का तत्व आ जाता है। ठीक है, आनंद अतिरेक का तत्व आ जाता है। उनके मतानुसार यद्यपि यह कार्य प्रतिभा द्वारा ही सिद्ध होता है, तथापि महान कवियों की कृतियों का अनुशीलन भी आवश्यक और सहायक होता है। लॉन्जाइनस प्राचीन कवियों का अंधानुकरण नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि कवि उनसे संस्कार ग्रहण करे। क्या ग्रहण करे? संस्कार, उनकी शक्ति प्राप्त करे। ठीक है, अंधानुकरण ना करे। वह उदात्त विचारों के लिए कल्पना और प्राचीन काव्य अनुशीलन को आवश्यक मानते हैं। किसको? कल्पना और प्राचीन काव्य अनुशीलन को। महत्वपूर्ण ब्यौरों के चुनाव और उनके संगठन द्वारा एकता तथा विशद बिंबों की योजना को भी वह इस कार्य के लिए उपादेय मानते हैं। वह श्रेष्ठ रचना के लिए उसके विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक मानते हैं। उनका मत है कि विषय में ज्वालामुखी के समान असाधारण शक्ति और वेग होना चाहिए तथा ईश्वर का सा ऐश्वर्य और वैभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्वालामुखी के समान असाधारण शक्ति और वेग, तीव्रता होनी चाहिए, और ईश्वर के समान ऐश्वर्य और वैभव होना चाहिए। और इसी तत्व के अंतर्गत, अंतरंग तत्व के अंतर्गत, जब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पहला पॉइंट हमने देखा उदात्त विचार या विषय की गरिमा। अब दूसरा है भाव की उत्कृष्टता। क्या? भाव की उत्कृष्टता या तीव्रता। ठीक है, भाव की तीव्रता कहते हैं इसको हम लोग। लॉन्जाइनस प्रेरणा प्रसूत भव्य आवेग को उदात्त का दूसरा तत्व मानते हैं। ठीक है, जो भव्य आवेग आता है मनुष्य के अंदर, वो उदात्त का दूसरा तत्व है, यानी कि दूसरा स्वरूप है। भव्य आवेग से उनका अभिप्राय ऐसे आवेग से है जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा अपने आप ऊपर उठकर मानो गर्व से उच्च आकाश में विचरण करने लगती है तथा हर्ष और उल्लास से भर जाती है। उन्होंने आवेग के दो भेद किए हैं, भव्य और निम्न। भव्य आवेग और निम्न आवेग। ठीक है, अब यहाँ पे भाव की तीव्रता की बात हो रही तो वहाँ पे भव्य और निम्न की बात होगी। निम्न आवेग के अंतर्गत उन आवेगों को लेते हैं जिनका संबंध दया, शोक, भय इन सब से होता है, और भव्य आवेग से आत्मा का उत्कर्ष होता है। तो निम्न से अपकर्ष। अगर निम्न आया, निम्न आवेग आ गया तो आप दया करेंगे, शोक करेंगे, भय करेंगे और आप अपकर्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर भव्य आवेग आया तो आपका उत्कर्ष होगा। उदात्त के लिए भव्य आवेग को आवश्यक माना गया है। वह उसी को उदात्त कहते हैं जो अपनी ऊर्जा, उल्लास, संभ्रम आदि के सम्मिलित प्रभाव रूप ऐसी अनुभूति को जन्म दे जो अंततः पाठक की संपूर्ण चेतना को अभिभूत कर सके। तो इस प्रकार ये थे अंतरंग तत्व। ठीक है, इसमें दो पॉइंट थे, उदात्त विचार और भावों की उत्कंठता यानी कि तीव्रता। ठीक है, भावावेश। अब बहिरंग तत्व की बात करेंगे। इसमें इसे कलागत तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीन है, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। ठीक है, तो समुचित अलंकार योजना पर बात करते हैं। अलंकारों का प्रयोग तो लॉन्जाइनस के युग में निर्बाध होता था, पर उनका मनोवैज्ञानिक आधार नहीं था। लॉन्जाइनस ने उनका संबंध मनोविज्ञान से जोड़ा और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को व्यक्त करने के निमित्त अलंकारों को उपयोगी ठहराया है। ठीक है, कि मनोवैज्ञानिक प्रभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकार उपयोगी हैं। केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग उन्हें मान्य नहीं था, कि चमत्कार की हमारी पंक्तियां एकदम चमत्कृत हो जाएं, इसलिए अलंकार का प्रयोग वे मान्य नहीं करते, सिर्फ इसलिए। ठीक है, वह अलंकार को तभी उपयोगी मानते थे जब वह जहाँ प्रयुक्त हुआ है वहाँ अर्थ का उत्कर्ष करे, लेखक के भावावेश से उत्पन्न हुआ हो, पाठक को आनंद प्रदान करे, उसे केवल चमत्कृत ना करे। अतः उनका अलंकार संबंधी विवेचन अत्यंत मार्मिक है। भव्य से भव्य अलंकार भी यदि स्थान, प्रसंग आदि के अनुरूप नहीं है तो कविता कामिनी का श्रृंगार ना करके उसका बोझ बन जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? श्रृंगार नहीं करेगा कविता का, उसके लिए बोझ बन जाएगा अलंकार। वह साधन मात्र है, अतः उसे प्रसंग का सहज अंग बनकर रहना चाहिए। इस बात पर किसी का ध्यान ना जाए कि वह अलंकार है। उन्होंने केवल उन्हीं अलंकारों का विवेचन किया जो शैली को उत्कर्ष प्रदान करते हैं, यानी कि उसे ऊपर उठाते हैं। उन्होंने विस्तारणा, शपथोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्यय, व्यतिक्रम,
पुनरावृत्ति, छिन्न वाक्य, प्रत्यक्षीकरण, संचयन सार, रूप परिवर्तन, पर्यायोक्ति आदि का विवेचन किया है। ठीक है, आगे बढ़ तो उत्कृष्ट भाषा देखेंगे। बहिरंग तत्वों की बात चल रही है, इसमें उत्कृष्ट भाषा, क्या उत्कृष्ट भाषा यानी कि ये भाषा अच्छी होनी चाहिए। ये क्या, ये कलागत है, जितना ज़्यादा कवि रचना करेगा उतना ज़्यादा वो सुदृढ़ होता जाएगा, उतना ज़्यादा उसका कौशल बढ़ता जाएगा। उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत लॉन्जाइनस ने शब्द चयन को भाषा की सज्जा माना है। ठीक है, उन्होंने विचार और पद विन्यास को एक दूसरे पर आश्रित माना, यानी विचार और पद विन्यास एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः सहज ही निष्कर्ष निकाल आता है कि उदात्त विचार साधारण शब्दावली द्वारा अभिव्यक्त न होकर गरिमामयी भाषा में ही अभिव्यक्त हो सकते हैं। भाषा की गरिमा का मूल आधार है शब्द सौंदर्य, अर्थात उपयुक्त और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग। सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि चमक प्रदान करते हैं। शब्द विन्यास के दो पक्ष होते हैं, ध्वनि पक्ष और अर्थ पक्ष। लॉन्जाइनस ने दोनों पक्षों का समुचित विवेचन किया, दोनों पर ध्यान दिया है। उनका विचार क्या था अगर हम बात करें तो उनका विचार है कि अनुकूल ध्वनि के शब्दों का चयन काव्य में मोहकता की सृष्टि करता है। उनके इस विचार में हम भाषा संबंधी आधुनिक विचारों की स्पष्ट झलक पाते हैं। जिस प्रकार भारतीय रीति संप्रदाय भाषा में ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि गुण मानता है, उसी प्रकार लॉन्जाइनस का भी मानना है। उन्होंने कहा है कि अनुभूत की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाए, यही एकमात्र नियम है। ठीक है, अन्य सब नियम अधूरे तथा अपूर्ण हैं। यानी कि अनुभूत की तीव्रता व्यक्त करनी है तो एकमात्र जो पूरी तरह से संपूर्ण है अपने आप में वो भाषा है। यहाँ उसने एक चेतावनी भी दी है कि हर जगह गरिमामयी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। उसका प्रयोग प्रसंग के अनुरूप ही होना चाहिए। छोटी मोटी बातों में बड़ी बड़ी और भारी भरकम संज्ञा देना किसी छोटे से बालक के मुंह पर पूरे आकार वाला त्रासत अभिनय का मुखौटा लगा देने के समान है। ठीक है, यानी कि जहाँ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है वैसी ही भाषा प्रयोग की जाए। उनका कथन है कि शब्द योजना संगीतात्मक प्रभाव के अनुकूल होनी चाहिए। उनका यह सिद्धांत भारतीय शब्द अलंकारों के समकक्ष होते हुए भी इसलिए भिन्न है कि उन्होंने शब्द का संबंध भाव से भी जोड़ा है। इस तरह लॉन्जाइनस अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में यद्यपि भारतीय रीति सिद्धांत के समीप लगते हैं, परंतु उनका मनोवैज्ञानिक रूप मानने के कारण यह उससे भिन्न है। ठीक है, अब तीसरी है रचना विधान। क्या, रचना विधान। उनके अनुसार रचना विधान गरिमा में होना चाहिए। रचना विधान के अंतर्गत शब्दों, विचारों, कार्यों, सुंदरता तथा राग के अनेक रूपों का संगुम्फन होता है। उनकी दृष्टि में रचना का प्राण तत्व है सामंजस्य। क्या, सामंजस्य, और जो उदात्त शैली के लिए अनिवार्य है। और लॉन्जाइनस ने प्रत्यक्ष रूप से कल्पना की बात करें अगर तो लॉन्जाइनस ने प्रत्यक्ष रूप से कल्पना तत्व की चर्चा नहीं की। केवल जहां बिंबों का वर्णन किया है वहां उसकी निर्मात्री शक्ति के रूप में कल्पना की चर्चा की है। ठीक है, कि बिंबों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि ये कल्पना से होता है। ठीक है, उनका बिंब से अभिप्राय कल्पना चित्र से ही है जो उसकी प्रेरणा शक्ति व कल्पना को मानते हैं। उनके अनुसार कल्पना वह शक्ति है जो पहले कवि को मानसिक रूप से वर्ण विषय का साक्षात्कार करा देती है। ठीक है, यानी कि वर्ण विषय का साक्षात्कार करा देती है कि जिस विषय की रचना करनी है उसको कल्पना के द्वारा कवि अपने मस्तिष्क में पहले ही सोच लेता है और फिर उसके अनुसार से उसको सोचते हुए उसको भाषा का रूप देता चला जाता है, और इस प्रकार कल्पना तत्व की भूमिका रचना विधान में होती है। अब तीसरे तत्व की बात करें, हमने अतरंग तत्व, बहिरंग तत्व और अब विरोधी तत्व की बात करेंगे। ठीक है, विषय को निर्भ्रांत बनाने के लिए लॉन्जाइनस ने उन तत्वों को भी स्पष्ट किया जो उदात्त के विरोधी हैं। उन्होंने बालेता, हल्कापन को औदात्य का विरोधी माना, यानी कि जो साहित्य में हल्कापन है वो औदात्य का विरोधी है। ठीक है, ये उनके सिद्धांत हैं एक तरीके से देखे जाए तो, और यही आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चंचल पद जैसे गुम्फन, असंयत,
वाग विस्तारहीन और क्षुद्र अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग, यह सब उदात्त शैली के अपकारक हैं। यानी कि अगर उदात्त शैली अपनाना है तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना हो और ये त्याज्य हैं। भावाडंबर और शब्दाडंबर को भी वह विरोधी तत्व मानते हैं। वे उन चमत्कार प्रयोगों को भी उदात्त का विरोधी समझते हैं जो साध्य हैं, साधन नहीं, तथा जो विवेकपूर्ण प्रयुक्त नहीं किए गए, जिनसे भावाभिव्यंजना में कोई गरिमा नहीं आती। अभिव्यक्ति की क्षुद्रता, अत्यंत संक्षिप्तता, अनावश्यक साज सज्जा, संगीत और लय के आधिक्य को भी वह विरोधी तत्व मानते हैं। ठीक है, यानी कि संगीत और लय की अधिकता भी विरोधी हो जाती है किसी रचना की, क्योंकि उनसे शैली उदात्त होने की बजाय निकृष्ट होती चली जाती है। ठीक है, कुत्सित क्षुद्र अर्थ वाले शब्द यदि भाषा के कलंक हैं तो विचारों को ठूसने से भी संक्षिप्तता ही आएगी, क्षुद्रता ही आएगी। ठीक है, उदात्तता नहीं आ सकती और ये सारी चीज़ें उदात्तता की गरिमा को नष्ट ही करेंगे। तो इस प्रकार ये लॉन्जाइनस के विचार रहे। हमने यहाँ पर लॉन्जाइनस के विचारों को देखा, अतरंग, बहिरंग एवं विरोधी तत्वों को हमने यहाँ समझा। अगर आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे लिख देते हैं, एक दो बार अगर आप सुन लेंगे तो आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे। इसके पहले भी MHD5 के कुछ वीडियोज आए हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को देख के जाइए, आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आप कभी चाहेंगे तो इस विषय पर हम बाकायदा विस्तार से लंबे लेक्चर में चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।